नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। बकरीद आती है तो एकदम बवाल हो जाता है। ऐसे-ऐसे कमेंट आने लगते हैं कि सब जीव-जंतुओं की रक्षा के बयान आने लगते हैं। मैंने कुछ दिन पहले बकरीद पे एक फ़ोटो ट्वीट की थी। मैंने कहा कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोई मांस जानवर काटने का काम कर रहा है, तो जो शख्स है, उसका लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल है। और मैंने फ़ोटो लगाई थी, देखो इसी मॉल में उस व्यक्ति के संग योगी आदित्यनाथ जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा जानवर काट रहा है, उसके संग योगी आदित्यनाथ जी उसके मॉल का उद्घाटन कर रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? लेकिन आज मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गिरिराज सिंह उससे भी आगे निकल गए। बिहार में गए और कहा कि हिंदुओं को झटके का मीट खाना चाहिए। अभय द्विवेदी जी से बातचीत की, मैंने पूछा, मैंने मजे लिए उनसे कि भाई मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं झटके का खाऊँ या हलाल का खाऊँ, इस पे कोई सरोकार नहीं पड़ता। खाने-पीने पे भी लोग अलग दिशा में सोचने लगे। कुछ दिनों बाद हवाओं का अगर रुख होता तो ये कहा जाता कि पूर्व से आने वाली हवा इस समुदाय की, पश्चिम की तरफ से आई तो इस समुदाय की, और आधी हवा इस समुदाय की। कैसे-कैसे लोग हैं। अभय दुबे जी से मैंने चीन से लेकर अमेरिका तक और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की गिरती हुई हालात पे बात की। आशा है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। लेके चलूँगा पैच पैच पहचे लास्ट पर जाने की, पसंद आई होगी नहीं। आशा ये बातचीत आपको पसंद आएगी। मैं लेके चलता हूँ अभय दुबे जी के पास। आप 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। आज मुझे बहुत सारे मुद्दों पे आपसे बात करनी है, उसमें चीन भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, बिहार में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली शामिल है और तमाम मुद्दे हैं। लेकिन आज मैं सबसे पहले शुरुआत उस खबर की करना चाहूंगा कि जिस खबर ने मेरा मन खुश कर दिया, और आप उस शख्स को कई बार याद करते थे, तो आज वो शख्स प्रकट हो गए। नाम है उनका गिरिराज सिंह। आप कई बार कहते थे आजकल गिरिराज सिंह मुझे नहीं पता कहाँ है कहाँ है। तो वो उनको लगता होगा कि अभय दुबे जी मेरे इतने दिनों से याद कर रहे हैं कि मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ तो आना चाहिए। तो इतने बढ़िया तरीके से प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि मटन की दुकान पे गए वो, और कहा कि हिंदुओं को झटके वाला मटन खाना चाहिए, और उन्होंने बाकायदा मटन की तारीफ में बयान दे दिए। अब मैं तो वो वाला ब्राह्मण हूँ कि मैं मटन भी खाता हूँ, मैं चिकन भी खाता हूँ। अब इसमें ब्राह्मण समुदाय कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन अब मुझसे नाराज नहीं हो सकते क्योंकि गिरिराज सिंह ने कह दिया कि मटन खाओ। ये बात अलग है कि मैं हलाल भी खा लेता हूँ, मैं झटका भी खा लेता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हलाल और झटका का, लेकिन उनका कहना है कि हिंदुओं को झटका ही खाना चाहिए। ये वही गिरिराज सिंह है जो कुछ दिन पहले तेजस्वी के मछली खाने पे बड़े लंबे-लंबे बयान दे रहे थे। और मीट को लेकर बीजेपी की और संघ के नेता ऐसे प्रचारित करते हैं, बहुत बड़ा गुनाह हो। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ आराम से मुर्गा खाया है, और नाम लेना ठीक नहीं है इसलिए मैं कह सकता हूँ, लेकिन एक खाने-पीने को लेके एक देश में लंबी बहस हो और उसमें गिरिराज सिंह कहें, दुकान पे खड़े होके कह रहे हैं कि झटका खाओ, मटन खाओ, झटके का खाओ। आपको झटका लग रहा है ऐसी बातें सुन के? देखिए, मैं तो मेरी अपनी समझ है और मेरा दावा भी है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को ठीक से समझता हूँ। हो सकता है मेरा दावा लोगों को बढ़ा-चढ़ा लगे, लेकिन जो भी हो मेरी अपनी आत्म पहचान ये है कि मैं इन लोगों को अच्छी तरीके से समझता हूँ। अब मैं आपको एक सज्जन का नाम याद दिलाता हूँ, उनका नाम है सुनील देवधर। आपने सुना होगा नाम। मैं जानता हूँ सुनील उनको, देव मेरी बात होती रहती है उनसे। नहीं, सुनील देवधर की बात कर रहा हूँ मैं। नागपुर हाँ, सुनील देवधर नागपुर साहब जो हैं नहीं, नागपुर वाले। नहीं। सुनील अच्छा, मैं देवधर साहब जो हैं, वो जब हुँ, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी पहली बार 2018 में चुनाव जीती थी, हैं? हुँ, तो सुनील देवधर साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से वहाँ पर 5-6 महीने पहले भेजे गए थे, वहाँ पे भाजपा का कामकाज चुनाव को देखने के लिए। हुँ, उन्होंने ही बड़े पैमाने पर दल-बदल कराए थे, खुद उनका बयान था कि मैंने इतने सीपीएम से दल-बदल कराए हैं, इतने कांग्रेस से दल-बदल कराए हैं, क्योंकि त्रिपुरा में भाजपा का कोई वजूद नहीं था। तो सारा का सारी त्रिपुरा भाजपा जो है त्रिपुरा की, वो दल-बदल के आधार पर खड़ी हुई थी। और उन्होंने बाकायदा कहा था कि इतने परसेंट वहाँ से आए हैं, इतने परसेंट वहाँ से आए हैं। खैर, जो भी हो, जब भारतीय जनता पार्टी जीत गई चुनाव, तो वो मैं एबीपी चैनल में था, तो उनको स्क्रीन पर प्रकट किया गया और उनसे पूछा गया कि भाई आपने इतनी ज़बरदस्त उपलब्धि हासिल की है, क्या तरीका था आपका उपलब्धि हासिल करने का बताइए? तो उन्होंने कहा देखिए जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो लोग मछली बहुत खाते हैं और इनके साथ में तभी मेरा राबिता बन पाएगा, तभी मैं इनके साथ जुड़ पाऊँगा जब मैं भी मछली खाना शुरू कर दूँ। तो मैंने खूब प्रेम से इन लोगों के साथ बैठ के मछली खाई। मतलब चुनाव जीतने के लिए मछली खाना आवश्यक है, वहाँ त्रिपुरा में। तो आरएसएस का जो बंदा होगा, वो वहाँ पे जाकर मछली खाएगा। क्या एक्सपर्ट आदमी। हाँ, किरण रिजिजू साहब के इलाके में बीफ खाना, गोमांस खाना ज़रूरी है।
तो आरएसएस का बंदा वहां जाएगा, वो गोमांस खाएगा। बाप रे बाप। बिल्कुल, किरण रिजिजू ने खुद कहा था कि मैं खुद खाता हूं। बाप रे। उन्होंने खुद पब्लिकली कहा था कि मैं खुद खाता हूं। और और उनके यूपी इलाके में में भाजपा उनके इलाके में जाके गोमांस का बिल्कुल विरोध नहीं करती। तो अभी एक वारिस पठान साहब हैं, जो कि उनकी पार्टी के, ओवैसी जी बात। ओवैसी जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, वकील भी हैं। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा डायलॉग बोला टीवी पे, मैं भी था उस बहस में। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व में गाय जो है वो यमी है और उत्तर प्रदेश में मम्मी है। वहां पे यम्मी है और उत्तर प्रदेश में मम्मी है। ठीक बात है। कैसे काम चलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले वो काम करते हैं जिससे उनकी राजनीतिक गोटी लाल हो। जब उन्हें लगेगा कि वो किसी बात पर विपक्ष को मांस मछली खाने के लिए आड़े हाथों ले सकते हैं, तो वो कहेंगे भाई सावन में खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कनागतों में खा लिया, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बात करने लगेंगे। और जब लगेगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा आपको मुसलमान विरोधी कोई बात करनी है, तो झटका और हलाल वाला सवाल उठा दिया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि इन लोगों के साथ में, चूंकि ये लोग सत्ता में हैं, इसलिए इनसे मजबूरन बहस करनी पड़ती है। मतलब हम लोगों को पत्रकार के तौर पर दायित्व हो जाता है, इसको छोड़ के हम भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के, बात वरना तो ये लोग करिए। इस काबिल नहीं है कि इनसे चर्चा की जाए कोई बैठ के। अच्छा मतलब इन भाई, लोगों की निर्लज्जता जो है वो इस सीमा की है कि ये अभी 10 मिनट पहले कही हुई बात को भूल जाते हैं। आप नरेंद्र मोदी के कैरियर को ही देख लीजिए। नरेंद्र मोदी ने कितनी बातें कही और उन सब बातों को वो बड़े आराम से भूल गए। नरेंद्र मोदी की कोई सीमा नहीं है उनके भूल जाने की। आप देखिए, जब राहुल गांधी के बारे में खबर आई कि उन्होंने चीन के राजदूत से मुलाकात कर ली, तो भाजपा वालों ने कितनी उछल कूद मचाई थी, आपको याद है? क्या गजब उछल कूद मचाई थी। टीवी पे प्रोग्राम हुए थे, पता चला था कि सारा डांस एंड ड्रामा इसी के ऊपर होगा। अच्छा, अब वो क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? अब उसी बात को लेके भजन कीर्तन हो रहा है मीडिया में। तो ये सब, अच्छा, अब वो ये मानते हैं कि सब लोग बेवकूफ हैं, सबकी याददाश्त कमजोर है, वो याद नहीं कर पाएंगे कि हमने पहले क्या कहा था। कुछ नहीं, जो मन में आया बोलते हैं। 10-15 मिनट में, 10 दिन में अपनी बात से पलट जाते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। थल सेना उपाध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा था कि पिछले 5 साल से पाकिस्तान को मिलने वाले जितने भी हथियार थे, उनमें से 80% चीनी हथियार थे। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हम केवल एक दुश्मन से नहीं, हम 2 दुश्मनों से लड़ रहे थे वहां पर। एक उसमें पाकिस्तान था और दूसरा चीन था, ये उन्होंने कहा था। और अब देखिए, चीन के साथ में वो कह रहे सीमा पे शांति रहनी चाहिए। ये बात वो भूल गए। कहा था सीमा पे शांति रहनी चाहिए, इस मामले में उन्होंने चीन से समझौता कर लिया। ये बात वो भूल गए कि शांति तो रहनी चाहिए सीमा पे, अच्छी बात है, लेकिन दूसरा आपकी जमीन दबा ले तो उसे जमीन भी वापस लेनी चाहिए। ठीक बात है, सही बात है, या कम कहना से कम चाहिए। उसका आश्वासन लेना चाहिए जमीन, या उसका कोई रोड मैप होना चाहिए जमीन वापस लेने का। हम ये नहीं कह रहे कि आप चीन से ट्रेड डील मत करो, लेकिन कम से कम आप ये तो कहोगे भाई वहां आपने जो जमीन दबा रखी है, इसको धीरे धीरे करके वापस करने का कोई रोड मैप बताइए। तो ये सब जो पूरा तरीका है राजनीति करने का, कि जब आप चाहें तब आप किसी के गले लगने लगें, जब आप चाहें तो आप उसको अपना दुश्मन घोषित कर दें, जब आप चाहें तो अगर विपक्ष उस व्यक्ति से मिले तो आप कहेंगे ये गद्दार है, ये चीनी है, व्यक्ति चीन का समर्थक है। जब आप चाहें तो ये करने लगें, जब आप चाहें तो आप मछली खाने लगें, जब आप चाहें तो आप मटन, वो झटका मटन के समर्थक बन जाएं, जो मन में आए वो करने लगे आप। तो ये जो पूरा मामला है, अभी देखिए वहां पर ललन सिंह ने क्या कहा था कि हम तो भाई मांस की दावत करते हैं सबको, वो बड़े पैमाने पर बुलाते हैं और मांस की दावत देते हैं। बाल्टियों भर भर के मांस परोसा जा रहा था, सब लोग दबादब भात में मांस मिला के, मटन मिला के खा रहे थे वहां पे, और टीवी भी तस्वीरें आई उसमें। तो वो एक गोदी एंकर का कहना यह था कि इससे भाजपा थोड़ी सांसत में पड़ गई है, भाजपा इसका क्या जवाब देगी। ललन सिंह तो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। तो ना इनको कोई मांस से कोई मतलब है, ना इनको कोई शाकाहारी भोजन से मतलब है, ना इनको अल्कोहल से कोई मतलब है, किसी चीज से इनको कोई मतलब नहीं है। इनका एकमात्र लक्ष्य है कि किसी तरीके से सत्ता प्राप्त हो जाए और उसको हम प्राप्त किए रहें।
इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है इनका। सारी योजनाएं, सारे वक्तव्य, सारी विचारधारा, एकमात्र विचारधारा है सत्ता, उसके तरफ केंद्रित रहती है बस। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और आज हमने देखा बिहार में जिस तरह रैली को रोकने की कोशिश हुई, राहुल गांधी तेजस्वी बोल ना पाए इसकी कोशिश हुई, लेकिन आप ये मानेंगे कि अद्भुत काम हो गया बिहार में। सोचा नहीं था इतना बड़ा जन आंदोलन। लोग तो जेपी से तुलना करने लगे कि भाई ये जेपी की मूवमेंट की तरह तो मूवमेंट नहीं है कहीं। इस तरह की तुलना होना बड़ी बात है कि इस तरह के लोग तुलना कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आपको ये जो रोकने की कोशिश है, ये दबाने की कोशिश है, कामयाब हो पाई? और बिहार में एफआईआर को लेकर जो संदेशे निकल रहे हैं, उन संदेशों का मतलब क्या है? क्या वो संदेशे दीर्घकालीन होंगे या लोग भूल जाएंगे, या फिर पूरे देश में इस तरह आंदोलन खड़े होंगे? देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये एक ऐसी विपक्षी रणनीति है, दुधारी है। इसकी एक धार जो है वो बिहार से यानी क्षेत्रीय राजनीति से जुड़ी हुई है और उसकी दूसरी धार राष्ट्रीय है। राहुल गांधी ने आज जो वहां पे भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि हमने अभी एटम बम फोड़ा था, अब हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। तो उसका क्या मतलब हुआ? मुझे ज्यादा खबरें मिल रही हैं और आप कांग्रेस नेताओं की ट्वीट वगैरह भी देखें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन बम बराबर हरियाणा। अब हरियाणा के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो बदमाशी हुई है, जो गड़बड़ी हुई है, उसके आंकड़े वो लोग, राहुल गांधी की जो आंकड़ा वैज्ञानिकों की टीम है वो जमा कर रही है। अब वो उसका पर्दाफाश करेंगे। तो अब ये जो फोकस बिहार के ऊपर था, इसलिए ज्यादातर बिहार में एसआईआर हो रही है और बिहार में चुनाव भी है, अब ये हरियाणा की तरफ शिफ्ट करेगा। और यहां पर क्या, बिहार में क्या होगा? बिहार में इसी टेम्पो को बरकरार रखने के लिए अब तेजस्वी यात्रा निकालना शुरू कर देंगे। जैसे ही यात्रा खत्म होगी वैसे ही तेजस्वी इस यात्रा को शुरू कर देंगे। अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही थी, अब तेजस्वी के नेतृत्व में यात्रा चलेगी, जो कांग्रेसी उनके नेतृत्व में चलेंगे। तो इस तरीके से यहां भी एक टेम्पो कायम रखा जाएगा और जो उसकी राष्ट्रीय धार है उसकी, उसके हिसाब से वहां पर करेंगे। हरियाणा 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 से बात शुरू होगी। इसके बाद बीच बीच में कहीं से भी जहां जहां बेईमानियां की गई हैं उसके आंकड़े सामने आते रहेंगे, लाए जाते रहेंगे उनके आंकड़े। और लगातार इस बात पर फोकस रहेगा कि चुनाव में बेईमानी से सीटें जीती गई हैं। उत्तर प्रदेश की बहुत सी सीटें भाजपा ने जीत ली, वो उनके आंकड़े निकल के आएंगे। सब जगह के इस तरह के आंकड़े निकल के आएंगे कि भाजपा कहां सीटें उसे नहीं जीतनी चाहिए थी, अगर ईमानदारी चुनाव होता, लेकिन फिर भी जीत ली। इन सब चीजों के आंकड़े निकल के आएंगे 2029 तक या अगले लोकसभा चुनाव तक। अगर वो पहले होता है 2029 से, तो लगातार इस बात की गूंज बनी रहेगी कि चुनाव भाजपा ने बेईमानी से जीता, नरेंद्र मोदी बेईमानी से जीती गई सीटों के आधार पर प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए इनकी प्रधानमंत्री के तौर पर कोई लेजिटिमेसी या कोई वैधता नहीं है। एक चीज खतरनाक बात तो ये है कि पड़ताल अब बनारस लोकसभा सीट की भी हो रही है। अजय राय पहले ही कह चुके थे कि मैं 7वें राउंड तक जीत रहा था, फिर अचानक चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद हुई और फिर मोदी जी चुनाव जिता दिए गए, जीते हुए घोषित कर दिए गए। और बड़े अब तो इस बात की भी चर्चा हो रही है कि बनारस में मोदी हारे, इसके लिए बाकायदा प्लान बनाया गया था। एक बड़ी विपदा, शायद अगर चुनाव आयोग उस समय राजीव कुमार नहीं होते तो शायद बनारस में अजय राय इतिहास बना चुके होते मोदी को हराने का। अब अगर पड़ताल बनारस से भी निकल के भी सामने आ जाती है कि बनारस में भी मोदी की जीत की वजह से बहुत बड़ा अंतर नहीं था, प्रधानमंत्री का उन्माद, बनारस, और इतने जरा से वोटों से जीते, वो भी अजय राय। कांग्रेस तो खुद में नहीं थी। अब तो कांग्रेस खुद मानते हैं कि प्रियंका गांधी लड़ गई होती तो 100% कितनी बेईमानी कर लेते तब भी चुनाव नहीं जीत पाते, क्योंकि अजय राय को उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतना बढ़िया चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन पब्लिक ने साथ में आई। तो आपको क्या लगता है कि अगर अब खुला मामला, और मामला खुलने के बाद पता चला कि बनारस में भी चुनाव आयोग के फर्जी वोटरों ने कारनामा दिखाए थे, तो प्रधानमंत्री जी को क्या लगेगा और पूरे देश को क्या समझ में आएगा? क्या लगता है आपको? नहीं, ये बनारस के भी आंकड़े सामने आएंगे भाई। जब कर्नाटक के बारे में, महादेवपुरा की सीट के बारे में राहुल गांधी 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि एक वोटर है, इसने कर्नाटक में भी वोट दिया, उसने महाराष्ट्र में भी वोट दिया और उसने बनारस में भी वोट दिया जाकर। एक वोटर ने तीनों जगह वोट दिया जाकर, ये उन्होंने बताया था। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में वोट दिया है उसको। तो उनका जो टेलीस्कोप है उसमें बनारस भी आ रहा है। जो उनकी दूरबीन है राहुल गांधी की, उसमें बनारस भी है। तो बनारस के बारे में भी आंकड़े सामने लाए जाएंगे, हरियाणा के बारे में भी, और ये सब धीरे धीरे होगा, एक एक करके होगा, ताकि लगातार लोगों के सामने ये टेम्पो बनता रहे कि भाई देश में चुनाव प्रणाली की जो
चुनाव प्रणाली की जो ईमानदारी है, उसकी जो वैधता है, वो संदिग्ध हो गई है। ये मेरे ख्याल से विपक्ष की योजना ये है और वो इसी योजना के मुताबिक चल रहे हैं। मेरा कहना यह है कि पिछले 11 साल में विपक्ष ने कभी भी इतनी सुव्यवस्थित, बहुमुखी और प्रभावी मुहिम सरकार के खिलाफ नहीं चलाई जितनी आजकल चला रहा है। तो क्या लगता है अभय जी, ये वोट चोरी का मामला, वोट चोर गद्दी छोड़ी जो नारा है, ये नारा मुझे लगता है कि खुद कांग्रेस ने या एनडीए गठबंधन ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर पहुंच जाएगा। तो एक इतिहास बनने की तरफ भारत जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने गैर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव मैनिपुलेट किया, चुनाव में वोटरों का इस्तेमाल, गलत वोटरों का इस्तेमाल किया गया, और फिर जब ये अगर नारा गांव गांव तक पहुंच गया, क्या लगता है कि जनता फिर इस जन क्रांति के बाद क्या रिएक्ट करती है और समाज पर और राजनीति पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, अभी ये शुरुआती दौर है उसका, मैं ये मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि ये मुहिम बहुत प्रभावी मुहिम है और दूर तक जाएगी मुहिम, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन ये उसका शुरुआती दौर है, अभी ये शुरुआती कदम ले रही है मुहिम। भाई, इस मुहिम के इस नारे के तहत पहली मुहिम 14 दिन ही तो चली है केवल। हाँ। 14 दिन चली है। 14 दिन की मुहिम के बाद देखिए पूरा बिहार आंदोलित हो गया। जैसे जैसे आलोड़ित हो गया, ऐसे पूरे किसी ने वहां पे मथानी चला दी हो, सब चीजें ऊपर नीचे हो गई पूरे बिहार में। तो अभी ये लगातार इस चीज को लगातार आगे बढ़ाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के गले में ये हड्डी की तरह फंसा हुआ है। अब भाजपा की समझ में नहीं आ रही है क्या किया जाए, इससे कैसे निपटा जाए। किसी मामले में वो रणनीतिक चुप्पी साधे रहते हैं, किसी मामले में कहते हैं उल्टा सीधी बातें करते हैं, किसी मामले में। अब आप सोचिए, बिहार में ये मुहिम चल रही है और बिहार में भूमिहारों के नेता हैं जो, जिनका नाम अभी आपने लिया, मटन वाले नेता जो हैं, तो वो मटन वाला सवाल उठा रहे हैं वहां पे, झटका और हलाल वाला सवाल उठा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा की रणनीति कितनी डिरेल हो चुकी है, कितनी पटरी से उतर गई है। नीतीश कुमार इस समय वाले बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए, वो तो गायब कुछ ही है बोल नहीं रहे नीतीश कुमार। हाँ, पता नहीं कैसे खामोश भाई, हो गए उनके वो। प्रदेश में इतनी बड़ी यात्रा हो रही है, सब हो रहा है, आरोप लग रहा है, प्रधानमंत्री के ऊपर खुल के कहा जा रहा है कि वो वोट चोर है, ये सब कहा जा रहा है, लेकिन वो चुपचाप बैठे हुए कुछ भी नहीं कह रहे हैं। चिराग पासवान कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। आपने उपेंद्र कुशवाहा का कोई वक्तव्य सुना इसके ऊपर? आपने मांझी का कोई वक्तव्य सुना इसके ऊपर? कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। कारण क्या है? बीजेपी वाले भी मटन वटन का सवाल उठा रहे हैं, वो भी इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसके अंदर सब लोग, जिनको बात पूरी पता नहीं है, वो सभी लोग संदिग्ध हैं कि ये हो क्या रहा है इसमें। ये एक बहुत अजीब, मैं हूं, मतलब मैं दिन रात इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता हूं, लिखता रहता हूं, जानकारियां जमा करता रहता हूं, आप लोगों से चर्चा करता हूं और तरह तरह की बातें बोलता हूं, सब लेख भी लिखता हूं, ये सब है। इसके बावजूद भी अगर मुझसे भी पूछा जाए कि भाई ये सब जो पूरी तिकड़म हो रही है, ये इस तिकड़म का अगर आप एक पूरी बात बता दें शुरू से आखिर तक, तो मुझे तो लगता है कि योगेंद्र यादव को छोड़ के शायद ही कोई व्यक्ति है जो इस बात को बहुत पूरी तरीके से विस्तार के साथ उसको बता पाए, क्योंकि वो दिन रात उसमें लगे हुए हैं। उनकी पूरी टीम है जो सर्वे कर रही है, सरकार के हर दावे की जांच वो करते हैं। चुनाव आयोग कहता है कि इतने फॉर्म आ गए, तो फॉर्म वो जांच करके बताते हैं कि नहीं इतने आए, चुनाव आयोग गलत कह रहा है। तो वो लगातार उसके अंदर लगे हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं, वो हिंदी में लेख लिख रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, पता नहीं वो सब कुछ कर रहे हैं जो इसके ऊपर। उनका मानना यह है कि अगर इसका विरोध नहीं किया गया तो हिंदुस्तान, एक भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और भारतीय लोकतंत्र भी खात्मे की तरफ चला जाएगा। इसलिए इस मुद्दे पर पैर अड़ा के इसका विरोध करना जरूरी है। तो ये बहुत बड़ा मसला है और बहुत पेचीदे तरीके से सारी गड़बड़ियां की जा रही हैं। अब आप सोचिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 65,64,000 वोट उन्होंने काट दिए पहले दौर में। अब बिहार में कितने वोट बचे? 7,24,00,000 वोट बचे। यानी 7,24,00,000 वोट ऐसे हैं जिनके पास वोटर आई कार्ड है और चुनाव आयोग ने उनको कह दिया कि भाई आप ड्राफ्ट सूची में मौजूद हैं, जो कच्ची सूची जारी की गई है आप उसमें मौजूद हैं, 7,24,00,000 वोटर। अच्छा, बिहार की जो वयस्क आबादी है इस वक्त वो 8,18,00,000 है। तो बिहार की जो मतदाता सूची है वो 8,18,00,000 से कम तो नहीं हो सकती है। 1-2% का फर्क हो सकता है, बस इससे ज्यादा तो ना हो सकता है फर्क।
लेकिन उसमें 93 लाख वोटर तो नहीं कम हो सकते हैं उसके अंदर। 8 करोड़ 18 लाख में से 7 करोड़ 24 लाख घटाइए तो आपको कितने होते हैं? 94 लाख वोटर, 94 लाख होता है। तो 94 लाख वोटर तो कम नहीं हो सकते उसके अंदर हाँ, से। एकदम नहीं तो हो इसका सकता। मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आगे आने वाले बहुत ही कम समय में इस 7 करोड़ 24 लाख में कम से कम 90 लाख वोटर और जोड़े जाएंगे। 90 वही लाख खेल वोटर होगा, और जोड़े जाएंगे। वो वही खेल वोटर होगा। कौन होंगे? मैं कह रहा हूं वो वोटर कौन होंगे, कहां से आएंगे, कहां क्या वो लग रहा कहां है, वो क्या लग रहा है कहाँ उनको से जोड़, आएंगे? अरे वो उनको जोड़ने की प्रक्रिया कहां चल रही है? कुछ पता है उसके बारे में किसी को? ये बिल्कुल मामूली आंकड़ा है जो आज मैंने वर्कआउट किया। आप सोचिए ना, बिहार में मतदाता बनने की पात्रता 8 करोड़ 18 लाख लोगों की है वोटे तौर पर। हाँ हाँ। और इस वक्त जो जो कच्ची मतदाता सूची प्रकाशित हुई है उसमें 7 करोड़ 24 लाख नाम है, यानी 94 लाख वोटर कम हुए। जो मतदाता बनना चाहिए जिनको, उनमें 94 लाख लोग नहीं है। अब वो 94 लाख लोग नहीं तो कम से कम 90 लाख लोग तो जोड़े जाएंगे ना उसमें, वोटिंग सूची में। वरना तो ये बहुत बड़ा डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो जाएगा। मतदान की करीब 1 करोड़ लोग मतदान के अधिकार से वंचित होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो बड़ा चुनाव बड़ा आयोग जोड़ेगा, बड़े पैमाने पर जोड़ा जाएगा इनको। तो वो प्रक्रिया कहां चल रही है, कैसे चल रही है प्रक्रिया? बड़ा बड़ा इस बिहार के चुनाव में एसआईआर के मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी के गले में फांस फंसा दी है। सोचा नहीं था कि नहीं, चुनाव आयोग। मैं वही पूछ रहा हूं। तो ये मसला इसीलिए आप भाजपा वालों से आप पूछिए, वो चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। ये कह के वो कन्नी काट लेते हैं, फिर आपस में बात करते होंगे कि हाँ वास्तव में सही बात है, वो कैसे जोड़ा, कौन जोड़ रहा है उनको? या कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पन्ना प्रमुख हैं, वो सब बिहार के चुनाव आयोग के कान में फुसफुसा रहे हैं कि इसका वोट जोड़ दो, उसका वोट जोड़ दो। क्या चल रहा है? कुछ 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 कहानी ऐसी चल रही है जो इसमें कुछ लोगों को। हैंकी पैंकी है। देखिए कुछ इसमें कहते नहीं लोग, हैंकी पैंकी बहुत प्रचलित है हम लोगों के इलाके में, हाँ हाँ ये सब हाँ। है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है एसआईआर का। और इसी से मिलते जुलते प्रश्न जब एसआईआर दूसरे राज्यों में होगी तो वहां भी पैदा होंगे। हाँ, हर तो राज्य या में तो होंगे। सरकार बंगाल। बिहार के बाद एसआईआर कराएगी नहीं, देखिए, या तो सरकार बिहार के बाद एसआईआर कराएगी नहीं। और अगर उसने दूसरे प्रांतों में भी इसी तरह एसआईआर कराई, बंगाल में कराई, यूपी में कराई, सब जगह एसआईआर कराई, तो हर जगह इस तरह के सवाल आएंगे, तो उसमें जबरदस्त रूप से उत्पात मचेगा। हाँ, निश्चित होगा। राजनीति कौन आदमी शांत रह सकता है? हर आदमी कहेगा कहेगा। तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। और राहुल गांधी इस पूरे अखाड़े में कूद पड़े हैं और वो दिन रात लगे हुए हैं। वो आदमी अपनी बाहें अपने समेटे हुए दिन रात निरंतर युद्धरत है। अगर इस देश में इस वक्त कोई एक व्यक्ति युद्धरत है, कॉन्स्टेंटली एट वॉर, उसका नाम है राहुल गांधी। और सबसे आगे गजब खड़ा हुआ है, गजब ऊर्जा है उस सबसे आगे आदमी में। है, सबसे आगे खड़ा हुआ है। कोई उस न आंधी गर्मी पसीना वसीना कुछ भी हो, वो बिल्कुल जमा हुआ है बंदा। अब बताइए 14 दिन की यात्रा में वो आता था, दिल्ली में भाषण देता था, फिर सब दूसरे दिन वहां जाके जम जाता था जाके। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो वो तो दरअसल ये एक जो फ्रंट से लीड करते हैं, वो ऐसे सेनापति की तरह है जो घोड़े पे सवार होकर निरंतर अपनी फौज के आगे तलवार लहराते हुए घोड़ा दौड़ा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और उसका कोई कोई समझ में भी नहीं आ रहा कि कौन उसको रोक सकता है, कौन नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, वही हो आप गई। और राहुल गांधी की इमेज प्रतिक्षण बेहतर हो रही है, बढ़ रही है। लोग राहुल गांधी, देखिए एक ऐसा समय आएगा जबकि भाजपा अफसोस करेगी कि उसने राहुल गांधी को कैसे नेता बनाने में अपना योगदान दिया। एक बात बताइए मुझे कि अभी आज तक ने एक ओपिनियन किया कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो उसमें देखा था कि मोदी जी को 65% लोग पसंद करते हैं, राहुल गांधी को सिर्फ 25%। आपको यकीन है इस पे? नहीं नहीं, वो अलग, वो जो ये इस तरह के जो आंकड़े, आप उसमें 65% नहीं। अब आप देखिए फरवरी के महीने में इसी साल मोदी जी की लोकप्रियता 52.2% थी। अगस्त के महीने में भी 52.2% है। जहां थी वहीं रुकी हुई है।
और राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी जी से पीछे है, लेकिन लगातार बढ़ रही है। ये सब जो सर्वे कराया था, उस सर्वे के कराने वाले यशवंत देशमुख भी स्वीकार करते हैं इस बात को। ये बात सही है कि मोदी के मुकाबले सभी में लोग, राहुल एक व्यक्ति की लोकप्रियता बढ़ रही है, दूसरे व्यक्ति की लोकप्रियता रुकी हुई है। अच्छा, अब ये निकट भविष्य में पता लग जाएगा कि वो रुका हुआ ग्राफ जो है वो नीचे जाता है कि ऊपर जाता है। बहुत देर तक तो एक जगह रुक नहीं सकता। सही बात है, तस्वीर सामने हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी सारी बातें हमको समझाई। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी और मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी। 4PM यूपी को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन भी करिए। शुक्रिया, थैंक यू।